आज आप ओजोन लेयर डिप्लीशन के विषय में पढ़ेंगे। ओजोन छिद्र करके हम इस बात को हिंदी में देख सकते हैं। एक ब्रिटिश ट्रूप ने बहुत पहले ओजोन की खोज की थी हमारे एटमॉस्फेयर में। तमाम लोगों का तो ये कहना है कि ओजोन के कारण ही जीवन समुद्र से धरती पर आया। इंपॉर्टेंट, ओजोन आपने महसूस की होगी। कभी प्लास्टिक अगर जले तो जो दुर्गंध सी आती है, लगता है ना कैसी स्मेल आ रही, ओजोन की स्मेल जैसी। कभी स्पार्किंग हो घर में, जो स्मेल आती है वो ओजोन जैसी। इसके विषय में आप लोगों ने हाई स्कूल तक चैपमैन साइकिल जरूर पढ़ लिया होगा। चैपमैन साइकिल भी इसी के विषय में आता है। सूर्य की जब किरणें हमारी धरती पर आती तो इसी में अल्ट्रावायलेट रेज होती है। ये अल्ट्रावायलेट रेज लगातार ऑक्सीजन को ओजोन, ओजोन को ऑक्सीजन, दोनों को एक दूसरे में बदलती रहती है। यही चैपमैन साइकिल। ये अभी पीसीएस में नहीं आया है, तो ऐसी चीजों पे नजर रखा करी, हो सकता है आ जाए तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बाकी ओजोन की जब खोज हुई तो बड़ी अजीब अजीब चीजें सामने आई। असल में सूर्य की जो किरणें आपके पास आती हैं, आपके स्किन से टकराती हैं, आंखों से टकराती हैं। अगर वो किरणें सीधी लगातार आती हैं तो उसमें यूवी रेज आप अक्सर सुनते होंगे, अल्ट्रावायलेट रेज। ये सीधे आंखों से, स्किन से टकराने से कुछ दिक्कतें क्रिएट कर देती। आंख झुलस जाएगी, स्किन झुलस जाएगी, कैंसर, अल्सर जैसे रोग हो जाएंगे। तो ओजोन लेयर जो है ये इसका 90% तक एब्जॉर्ब कर लेती है। पीछे से पूछा गया है करती क्या है ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज के साथ, एब्जॉर्ब कर लेती है 99%। 1% आना जरूरी होता है। 1% अगर ना आए तो भी नुकसान है। ये 1% जब आपके पास आता है और आपकी पीठ से टकराता है तो आपके बैकबोन के बगल में, त्वचा के नीचे, बीनीथ द स्किन, एर्गोस्टेरॉल पाया जाता है। एर्गोस्टेरॉल, इससे ये यूवी रेज रिएक्ट करेगी और विटामिन डी का निर्माण कर देती। 1% ओजोन की आवश्यकता है। इससे ज्यादा अगर आया तो उस स्थिति में फिर ये तमाम प्रकार की दिक्कतें पैदा करेंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट क्रिएट कर देगी। इसलिए आपने देखा था कि ग्रीन हाउस गैस में भी इसको रखा गया था। 80 के डिकेड की बात है, जोसेफ फरमन नाम के एक व्यक्ति थे। उनको अंटार्कटिका पर एक रिसर्च करते समय ऑब्जर्वेशंस कुछ ऐसे मिले कि ओजोन लेयर गिर रही। कई बार उन्होंने रिसर्च किया, हर बार उन्होंने पाया कि ओजोन का लेवल यहां घट क्यों रहा है। तो उनको लगा कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई हो। नासा से भी कंसल्ट किया। तब नासा ने उनको कुछ तस्वीरें दी और उस तस्वीर से वास्तव में क्लियर हुआ कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की लेयर जो है ये काफी पतली हो गई। 32 से 80 किलोमीटर के बीच वायुमंडल में ओजोन ज्यादा मात्रा में है। तो आपके इस एटमॉस्फेयर में भी जहां बैठे हुए, ये बैड ओजोन, ये खराब वाली ओजोन, ये नुकसान करती है। लेकिन जब आप 32 to 80 km के बीच की लेयर में जाते हैं तो यहां की जो ओजोन है ये अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। ये हमारे लिए जरूरी है। उन्होंने ये पाया कि ये ओजोन अंटार्कटिका के ऊपर ही इसकी थिकनेस कम होती चली जा रही। तब तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ऐसे अंदाजे लगाए गए कि अगर ऐसे ही खत्म होती रही 2030-40 तक तो ये पूरी लेयर खत्म हो जाएगी, फिर धरती रहने योग्य नहीं बचेगी। इतनी अल्ट्रावायलेट रेज आ जाएंगी, सारी पेड़ पत्तियां झुलस जाएंगी, आम आप झुलस जाएंगे और धरती खत्म हो जाएगी। वैसे ओजोन लेयर की नाप डॉप्सन यूनिट में करते हैं। फिर चिंता होनी शुरू हुई। जब ये चिंता होनी शुरू हुई तो कारण भी पता किया गया कि आखिर ये नष्ट क्यों हो रही। कारण एक कंपाउंड पाया गया
कंपाउंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप इनके अलग अलग प्रयोग तो सबके जानते हैं कि क्लोरीन कहां प्रयोग होती है, फ्लोरीन कहां प्रयोग होती है, कार्बन कहां से इमिट होता है, लेकिन ये तीनों मिलकर एक कंपाउंड बना लेते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपके घर के रेफ्रिजरेटर में एक फ्रीजिंग एजेंट के रूप में प्रयोग होता है, फ्रीऑन के नाम से जानते हैं। जब आप कोई स्प्रे प्रेस करते हैं तो आप कल्पना करिए कि कैसे वो बाहर निकलता है, इसी का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण से एक फुहार के रूप में बाहर आता है। जब आप किसी फोम को यूज करते हैं तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो तय किया गया कि भैया ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका प्रयोग रोको, और अगर इसका प्रयोग आपने नहीं रोका तो ओजोन लेयर 2030-40 तक पूरी तरीके से खत्म। जब ऐसी बात आई तो पूरी दुनिया एक्टिव हुई। मॉन्ट्रियल कनाडा में एक प्रोटोकॉल पे साइन किया गया, तय किया गया कि नहीं नहीं इसका प्रयोग तो हम रोकेंगे, इसके कुछ हम अल्टरनेट खोज लेंगे, हम उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन CFC को हम प्रयोग नहीं करेंगे। और आज की हकीकत यही है, सिर्फ 150 टन CFC पूरी दुनिया में यूज हो रही है। बड़ी तेजी के साथ सबने इसके इमिशन को कंट्रोल किया है। न सिर्फ इमिशन को कंट्रोल किया बल्कि ओजोन लेयर की भी तस्वीर नासा फिर से ठीक ठाक संतोषजनक देने लगी है। लगातार ओजोन लेयर डिप्लीशन अंटार्कटिका के ऊपर घटने लगा है। उम्मीद करते हैं कि 2066 तक ये ओजोन लेयर डिप्लीशन खत्म भी हो जाएगा, ओजोन फिर से पहले जैसे हेल्दी थिकनेस के साथ आपके सामने आ जाएगी। लेकिन एक प्रश्न यहाँ उठता है, वो प्रश्न कुछ ऐसे है, आप देखते हैं तो आप पोल्यूशन में पढ़ेंगे, आपको हो सकता है एक आध दिन लग जाए। ओस्लो में सबसे ज्यादा एसिड रेन हो रही है, नॉर्वे, वो तो बड़े कॉशस लोग हैं, वो लोग तो ये कीटनाशक पेस्टिसाइड तक प्रयोग नहीं करते हैं, और वहां एसिड रेन हो रही है। और अंटार्कटिका जहां की वो भी सिर्फ कुछ महीने दुनिया के रिसर्च स्टेशन काम करते हैं, उस जगह पे ओजोन की परत कैसे नष्ट हो रही। कभी आपने किसी दवा, खासतौर पे सिरप के ऊपर लिखा वो वाक्य पढ़ा होगा, वार्निंग जैसा, स्टोर इन कूल एंड डार्क प्लेस, आप इसको ठंडे और अंधेरे स्थान पर रखिए। होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है, केमिकल रिएक्शन इसीलिए तेज होने लगते हैं। तो हवाएं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूरी दुनिया भर की एक दूसरे स्थान से बहते हुए निकलती। जब ये अंटार्कटिका में आती है तो ऐसी स्थिति में अंटार्कटिका में केमिकल रिएक्शन तेज हो जाता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो काम चैपमैन साइकिल में आपको बताया गया था कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज कर रही है ओजोन को ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ओजोन, लगातार कन्वर्ट करती रहती है, वही काम ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहां के तमाम प्रकार के रिएक्शन करता है और दुनिया को नुकसान पहुंचाने लगता है। तो इसका मतलब ये कि बहुत कूल प्लेस तो आर्कटिक भी है, वहां भी ओजोन लेयर में छिद्र की खबरें आई थी, लेकिन वो जल्दी 2045 के आसपास तक खत्म हो जाएंगी। अंटार्कटिका ऐसे देशों के ज्यादा करीब है जिनके पास ठीक ठाक पॉपुलेशन है। आप देखिए आर्कटिक की तुलना में आर्कटिक के देशों के पास कम पॉपुलेशन, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा खतरा अंटार्कटिका में महसूस हुआ। लेकिन आज के दौर में इसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, इसलिए चिंता की अब उतनी बात नहीं रह गई।